हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है श्रापित बंगला। संतोष एक सरकारी स्कूल टीचर था। संतोष का अभी अभी तबादला हुआ था। देहरादून के एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर लगभग एक हफ्ते तक संतोष स्कूल के ही एक सरकारी कमरे में ही था। लेकिन संतोष को एक घर की ज़रूरत थी, जहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ आराम से रह सके। अखबार में बहुत सारे किराए के लिए घरों के एडवर्टाइजिंग थे। संतोष ने बहुत सारे ऐड देखे और उसको एक बंगला पसंद भी आ गया था, जो देहरादून में उसके स्कूल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर रोड पर था। संतोष ने मन बना लिया था कि हो ना हो अब इसी बंगले को लेना है, क्योंकि बाकी सभी घरों से इसका किराया बहुत कम था और ऐड में जिस हिसाब से बताया था उस हिसाब से घर भी बहुत बड़ा और आलीशान था। और इसके बाद स्कूल जैसे ख़त्म हुआ, संतोष अपने रूम पर जाकर खाना वगैरह खाकर सबसे पहले उसने उसी अखबार में जो ऐड देखा था उसमें दिए फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाते ही संतोष ने कहा कि सर, आपने अपने बंगले का ऐड दिया था अखबार में, वो मुझे चाहिए किराए के लिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ ठीक है, आप देख सकते हो एक बार और, फिर तब तक जब आपका मन करे तब तक आप इसमें रह सकते हैं। फिर संतोष ने आज शाम को ही उस बंगले को देखने के लिए कह दिया और शाम को लगभग 4 या 4:30 बजे के करीब संतोष अपने रूम से निकला और वहाँ पर जाकर उसने उस मकान मालिक को फ़ोन करके बता दिया। और मकान मालिक ने आकर संतोष को बंगला खोलकर हर जगह से दिखाया और संतोष बंगले में हर तरह से घूम घूम कर देख रहा था और यही सोच रहा था कि कितना अच्छा बंगला है और इतने अच्छे रेट में मिल गया। सच में बंगला बहुत बड़ा और बहुत आलीशान था। फिर उसके बाद संतोष ने मकान मालिक से कहा, सर यह बंगला कितने दिनों से खाली है? फिर मकान मालिक ने कहा, लगभग 1 साल से खाली पड़ा है। फिर संतोष ने कहा, यह तो शहर से इतना बढ़िया घर है और रेट भी बहुत अच्छा है, फिर क्यों खाली है? फिर मकान मालिक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सबका अपना अपना मानना है, शुभ और अशुभ। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं बताया उस मकान मालिक ने। उसके बाद संतोष ने किराए वगैरह की सारी बात करी और 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने को कहा। उसके बाद संतोष ने रूम पर पहुँचते ही उसने अपने वाइफ को फ़ोन में सारी बात बता दी और कहा कि एक बंगला देख लिया है, अब यहीं पर आ जाओ। संतोष की वाइफ भी बहुत खुश थी और अगले दिन ही वो भी नैनीताल से देहरादून आ गई। संतोष की वाइफ और उसकी एक छोटी बच्ची, जो दोनों बहुत खुश थे। और संतोष भी उस दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं गया था। संतोष ने अपनी वाइफ को बताया कि उसने जो बंगला देखा है वो बहुत बड़ा और बहुत आलीशान है, वहाँ हमें और कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के काम की सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, इसलिए बस हमें सीधा वहाँ पर जाना है। फिर उसके वाइफ ने कहा, चलो फिर हम कब चलेंगे? संतोष ने कहा, हाँ अभी मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ, फिर हम तीनों उस बंगले में चले जाएंगे। उसके बाद संतोष ने टैक्सी बुक करी और थोड़ी देर में टैक्सी वाला टैक्सी लेकर आ गया। संतोष ने टैक्सी वाले को एड्रेस बताया और वो और उसकी वाइफ और उसकी बच्ची तीनों टैक्सी में अपना सामान वगैरह लेकर बैठ गए। संतोष टैक्सी वाले के साथ आगे ही बैठा हुआ था। संतोष ने कहा कि आप यहीं रहने वाले हो? फिर टैक्सी वाले ने कहा, मेरा नाम गुड्डू है और सर मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ, पर कई सालों से यहाँ रहता हूँ और टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी वाले ने बात ही बात में पूछा कि आप उधर कहाँ जा रहे हो? फिर संतोष ने कहा, राजपुर रोड साल जंगल के पास एक बंगला लिया है, जिसे मैंने किराए पर लिया है, अब हम वहीं पर रहेंगे। टैक्सी वाला शायद तुरंत समझ गया। फिर उसने कहा, मनोज प्रसाद जी का बंगला है,
जो राजपुर रोड साल जंगल के पास है। फिर संतोष ने कहा, हाँ आप जानते हो क्या? उसके बाद टैक्सी वाले ने बड़ी हैरानी भरे नज़रों से संतोष को देखा और कहा, सर आपको किसने आइडिया दिया है कि आप उस बंगले को किराए पर लो? उस टैक्सी वाले की बात सुनकर संतोष ने कहा, क्यों किसी ने नहीं, मैंने अखबार में उसका ऐड देखा था। टैक्सी ड्राइवर मानो उस बंगले के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने गाड़ी धीरे करी और कहा, सर आप कहीं और देख लो, वो बंगला सही नहीं है, क्योंकि वहाँ तभी तो कोई भी नहीं रहता। 1 साल से ज़्यादा हो गया वो बंगला इसलिए खाली है। कहते हैं कि वहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। संतोष ने टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की सारी बात सुनी और कहा, कैसे बेतुकी बातें कर रहे हो? मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। इतना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में कैसे छोड़ दूँ? उसके बाद टैक्सी ड्राइवर कुछ बोलने ही जा रहा था कि संतोष ने उसकी बात बीच में ही काट दी और संतोष ने कहा, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। लेकिन संतोष की बीवी कहने लगी, नहीं भैया आप बताओ उस बंगले के बारे में, आप तो यहीं के रहने वाले हो, आप ज़्यादा जानते होगे। उसकी वाइफ के बार बार कहने पर गुड्डू ने फिर बताना शुरू किया। गुड्डू ने कहा, मैडम मैं आपके लिए भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप उस बंगले में मत जाओ। हाँ मानता हूँ कि इसका किराया और सभी घरों से बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उस किराया का क्या है जो आपकी ज़िंदगी ही ले ले। फिर गुड्डू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैडम आपसे पहले यहाँ बहुत से लोग रहने को आए, जैसे आप कम किराए के लालच में उस बड़े बंगले में जा रहे हो, और लोग भी उस बंगले में बहुत शौक से जाते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के अंदर ही जो भी जाता था उसकी मौत जरूर हो जाती थी। गुड्डू की सारी बात सुनकर संतोष की वाइफ ने थोड़ा घबराते हुए और डरते हुए कहा, पर ऐसा क्या है उस बंगले में और ये क्यों होता है? फिर गुड्डू ने कहा, मैडम यह तो पता नहीं उस बंगले में ऐसा क्या है, लेकिन शायद कोई श्राप मिला हुआ है उस बंगले को, क्योंकि अब तक न जाने कितनी लोगों की जानें चली गई है। वहाँ पर किसी की भी मौत होती है तो पुलिस जांच के बाद कुछ दिन, साल या 6 महीने उस बंगले का मालिक उस बंगले को बंद रखता है और फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद उसको किराए पर दे देता है। लेकिन यह तो सच है कि कोई भी वहाँ जाता है तो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। बहुत किस्मत वाला होता है जो वहाँ से जिंदा वापस चला जाता है, वरना जो वहाँ शिफ्ट होता है उसका मरना तो तय है। यह सब बातें सुनकर संतोष की वाइफ बहुत डर गई थी और उसने कहा, संतोष हम कहीं और घर देख लेते हैं, आज वापस उसी तुम्हारे रूम पर चलते हैं। लेकिन संतोष को शायद इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो पढ़ा लिखा स्कूल टीचर आज के ख्यालों का था, इसलिए संतोष ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है प्रीति, तुम भी कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेती हो? और फिर उसने गुड्डू की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, और क्या बात है ड्राइवर साहब, तुम कहानियाँ बड़ी अच्छी बना लेते हो। संतोष ने अपनी वाइफ को कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पर 2 दिन से लगातार जा रहा हूँ। कल जाकर हमने साफ सफाई भी करवाई थी। बहुत अच्छा बंगला है, इसलिए इन सब बातों पर विश्वास मत करो। और तुम ड्राइवर भाई, बस तुम गाड़ी चलाओ और हमें उस बंगले पर जाकर उतार दो। फिर ड्राइवर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और थोड़ी देर में वो सब लोग उस बंगले के पास पहुंच गए। बंगला साल जंगल के थोड़ा अंदर की तरफ था। वहाँ पहले ही गुड्डू ने टैक्सी रोकी और उन लोगों को सामान वगैरह उतार कर रखवा कर वो चला गया। और उसके बाद संतोष ने अपनी वाइफ, अपनी बच्ची नेहा के साथ उस बंगले के अंदर चला गया। और संतोष अपनी वाइफ को दिखा रहा था, कह रहा था, देखो कितना अच्छा और कितना बड़ा बंगला है, यह नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा है। पर संतोष की वाइफ थोड़ा परेशान थी, लेकिन उसे भी बंगला बहुत पसंद आ रहा था। और बंगले के चारों तरफ जो हरा भरा नज़ारा लग रहा था वो प्रीति को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर प्रीति ने संतोष से कहा, बंगला तो सच में बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है, लेकिन सामने जंगल देखने में बहुत बड़ा खतरनाक लग रहा था। इसलिए उसने संतोष से कहा,
एक तो ये जंगल बहुत बड़ा और भयानक सा है, और दूसरा वो जो ड्राइवर बता रहा था, मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है। संतोष ने फिर उसे समझाने की कोशिश करी। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लोगों का तो काम है कहना, लेकिन सच बताऊं तो इस शहर में इससे अच्छा और इतना बढ़िया बंगला कहीं नहीं मिलेगा, और इतने कम रेट पर। संतोष को तो बस ये बंगला भा गया था, इसलिए उसके बाद वो लोग घर में सारा सामान वगैरह इधर उधर सेट करने लगते हैं। और पूरा घर सेट करने के बाद शाम के लगभग 5 या 5:30 बजे के करीब संतोष बाहर चला गया सब्जी वगैरह लेने के लिए। घर में प्रीति और नेहा अकेले थे। संतोष के जाते ही प्रीति को मानो बहुत डर लग रहा था, और सोफे पर बैठे हुए बस जो बात टैक्सी ड्राइवर गुड्डू ने बताई थी वही बार बार सोच रही थी। तभी उसकी नज़र आसपास पड़ी तो उसे नेहा कहीं पर नहीं दिख रही थी। उसके बाद प्रीति घर में हर तरफ नेहा को आवाज़ मारकर ढूंढ रही थी, लेकिन नेहा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। प्रीति परेशान हो गई थी और बंगले में हर तरफ जाकर नेहा को खोज रही थी, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्लाकर नेहा को आवाज़ मार रही थी, लेकिन शायद नेहा आसपास कहीं थी ही नहीं। तभी तो नेहा को सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज़ लगा लगा के प्रीति थक हार कर एक जगह बैठकर रोने लगी, और उसने संतोष को फ़ोन लगाया और रोते हुए बोलने लगी, संतोष नेहा पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं नहीं दिख रही है। फिर संतोष ने कहा, अरे बाबा कितना परेशान हो जाती हो तुम। अरे वहीं कहीं होगी, और कहाँ जाएगी? देखो आसपास होगी, घर के पीछे या दूसरे फ्लोर पर होगी। तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ अभी। इतना कहकर संतोष ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर प्रीति वहीं बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसके कानों में ऐसी आवाज़ आई जैसे लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। वह शायद इसमें नेहा की भी आवाज़ थी। आवाज़ भी ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। फिर प्रीति भागते हुए ऊपर के फ्लोर पर जाने लगी, लेकिन वो ये सोच रही थी कि नेहा को आखिर कैसे पता कि ऊपर भी घर है, क्योंकि अभी तक तो प्रीति भी ऊपर के फ्लोर पर नहीं गई थी। और सीढ़ियों से भागते भागते प्रीति फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई, और अब प्रीति को बिल्कुल साफ साफ वो आवाज़ सुनाई दे रहा था। शायद नेहा किसी से बात कर रही थी, और उसके साथ 2 और भी आवाज़ें आ रही थी, यानी नेहा के साथ 2 जन और थे। नेहा की आवाज़ जिस कमरे से आ रही थी, प्रीति ने तुरंत उस कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा नेहा अकेले बैठकर बैट बॉल खेल रही थी। नेहा के हाथ में बैट था, और वो कह रही थी कि जल्दी फेंको बॉल, जल्दी बॉल डालो, तुम रुक क्यों गई? तभी प्रीति ने नेहा को पीछे से पकड़ा और एक थप्पड़ खींचकर मारा और कहा, क्या हुआ नेहा, तू पागल हो गई क्या? किससे बात कर रही है? अकेले कोई तो नहीं है यहाँ। नेहा ने चौंकते हुए अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, अरे यहीं तो थे अभी वे दोनों। प्रीति ने फिर से कहा, कौन दोनों? फिर नेहा ने कहा, मम्मी वो रश्मि और प्रिया यहीं तो रहते हैं। अब वो दोनों मेरी नई फ्रेंड बन गई है, वो बहुत अच्छी है। मम्मी उन दोनों ने बताया कि वो हमेशा से यहीं रहती है, और वो अब मैं उनकी फ्रेंड बन गई हूँ। प्रीति ने नेहा को पकड़ा और अपने साथ नीचे लेकर आई। प्रीति नेहा को डांट रही थी कि तू पागल हो गई है क्या, और क्यों गई थी ऊपर, और तुझे कैसे पता कि ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? नेहा ने फिर बताया कि अरे मम्मी, मुझे तो रश्मि और प्रिया ऊपर ले गए थे, उन्होंने तो मुझे बताया यहाँ से है रास्ता। मम्मी, उन्होंने मुझे पूरा घर भी घुमाया, 3री मंजिल तक पूरी जगह देखी मैंने उसके साथ। प्रीति ने थोड़ा घबराते हुए और गुस्से से कहा, अरे कौन दोनों, कौन है ये रश्मि और प्रिया? नेहा ने फिर कहा, मम्मी वो यहीं रहती है, मेरी नई दोस्त है, वो दोनों उनकी मम्मी भी रहती है ऊपर वाले फ्लोर में, चलो मैं आपको मिलवा दूँ उनसे। प्रीति ने चौंकते हुए कहा, ऊपर के फ्लोर पर? लेकिन तुम्हारे पापा तो कह रहे थे कि बंगला पूरी खाली है और बस हम लोग ही रहेंगे, हमने लिया है किराए पर, और गेट भी तो बंद था, ताला भी तो हमने ही खोला है, तो फिर कौन है ऊपर? थोड़ी देर में संतोष भी सामान वगैरह लेकर घर आ गया
संतोष ने आते ही बोला, क्यों नेहा, कहाँ चली गई थी? और तुम भी यार थोड़ी सी बात पे डर जाती है। और कहाँ गई थी नेहा? फिर प्रीति ने तुरंत कहा, संतोष अब हम नहीं रहेंगे यहाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में। और नेहा भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। ये जो ऊपर फ्लोर पर अकेले बैट बॉल खेल रही थी और मुझे भी वहाँ 2-3 बच्चे की आवाज़ हंसने की आ रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस नेहा अकेले ही खेल रही थी। संतोष ने फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, यार तुम्हारा ना दिमाग हो गया है खराब। जब से तुम टैक्सी वाले ने इस घर के बारे में अनाप शनाप बता दिया है, तब से तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे तुम समझती क्यों नहीं है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, क्योंकि तुम बस उस ड्राइवर के बताए अनुसार ही सोच रही हो। और तुम थक भी तो गई हो काफ़ी, क्योंकि आज ही नैनीताल से आई हो और सीधा यहाँ पर आकर सामान वगैरह सेट करने में लग गई हो। इसलिए अब चलो खाना वाना बनाते हैं, तुम आराम कर लो, तब शायद तुम्हें ठीक लगेगा। फिर संतोष की बात बीच में ही काटते हुए प्रीति ने कहा, संतोष क्या ऊपर वाले फ्लोर में कोई और भी रहते हैं क्या? नेहा ने बताया कि 2 बच्चे और उनकी मम्मी ऊपर तीसरे फ्लोर पर रहते हैं। संतोष ने प्रीति की बात सुनी और फिर थोड़ा हंसकर मुस्कुराते हुए बोला, यार कैसी बातें कर रही हो तुम? ऊपर तो कोई नहीं है, पूरा बंगला तो हमने ले रखा है किराए पर, और बंगला पूरे 1 साल से खाली है। अगर कोई रहता तो बाहर ताला क्यों लगा होता, और मुझे मकान मालिक बताते नहीं क्या? फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर रश्मि और प्रिया रहते हैं, वो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मेरी उन दोनों से फ्रेंडशिप भी हो गई है और वो दोनों मेरी नई फ्रेंड है। संतोष ने नेहा की बात सुनी और कहा, चलो दिखाओ फिर कौन है वो। उनके बाद नेहा संतोष और प्रीति को लेकर आगे आगे भागते हुए चली जा रही थी और कह रही थी, पापा देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और जैसे ही नेहा ऊपर पहुँची तो उसने आवाज़ लगाई, प्रिया, रश्मि प्रिया। लेकिन ऊपर तो कोई नहीं था और सभी कमरे के दरवाजे भी बंद थे। उसके बाद संतोष ने कहा, अरे नेहा हम सबको उल्लू बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा अभी तो यहीं पर थे, पता नहीं अब कहाँ चले गए। उन्होंने तो कहा था कि वे हमेशा यहीं पर रहते हैं, अब पता नहीं कहाँ चले गए। नेहा की बात सुनकर संतोष ने हंसते हुए दोनों को पकड़कर नीचे लेकर आया और बोला, देख लिया और मिल गया तुम्हें, ऊपर फ्लोर वाले से पता चल गया ऊपर कौन है। लेकिन प्रीति ने कहा, नहीं संतोष, आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, नेहा के साथ और 2 बच्चियाँ भी आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं कहती हूँ कि सच में कुछ न कुछ तो इस घर में है। फिर संतोष ने कहा, अरे यार तुम भी अब बस करो और चलो अब खाना बना लो, भूख भी लग रही है। संतोष के इतना कहने के बाद प्रीति किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी अचानक किसी के चीखने की तेज़ आवाज़ आती है, मानो ऐसा लगता है कि कोई ऊपर फ्लोर से चिल्ला रहा है। आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी और प्रीति को ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो। आवाज़ सुनकर प्रीति तुरंत किचन से बाहर भागते हुए आई और वो जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा नेहा और संतोष तो बाहर बैठे हुए गेम खेल रहे थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने कोई आवाज़ नहीं सुनी हो। संतोष ने जैसे ही प्रीति को देखा, पर प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके आगे तो मानो होश ही उड़े हुए थे और वो बिल्कुल डरी सहमी हुई थी। फिर संतोष ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने डरते हुए जवाब दिया, संतोष वो ऊपर की किसी चीखने की आवाज़ आ रही थी। संतोष कोई है ऊपर? फिर संतोष ने प्रीति को संभालते हुए कहा, अरे कोई नहीं है, कहीं किसी की आवाज़ नहीं आई। लेकिन प्रीति मानने को तैयार नहीं थी और वो यही कह रही थी, ऊपर कोई है, क्योंकि मैंने आवाज़ साफ साफ सुनी है। कोई औरत चीख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से तड़प रही थी। संतोष ने कहा, अरे बाबा चलो कोई बात नहीं, एक बार देख कर आ जाता हूँ मैं। इतना बोलकर संतोष ऊपर जा ही रहा था, तभी प्रीति ने कहा, नहीं मैं भी चलूँगी,
अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है। अब इस घर में ऐसा लगता है कोई ना कोई है आसपास। पर संतोष, तुम समझ नहीं रहे हो, यह घर ठीक नहीं है। फिर संतोष ने कहा, अरे यार चलो, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी ऊपर देख लो। पर दोनों ने जैसे ही ऊपर जाकर देखा तो कोई भी ऊपर मौजूद नहीं था। ना ही फर्स्ट फ्लोर पर और ना ही सेकंड फ्लोर पर कोई भी मौजूद नहीं था। लाइट जलाकर दोनों ने ऊपर पूरा घर छान मारा। फिर संतोष ने कहा, तुम्हारा कोई वहम था वो। चलो अब मैं तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करता हूँ। प्रीति, तुम फालतू में डर रही हो क्योंकि तुम आज थकी हुई हो, इसलिए तुम परेशान हो रही हो। खाना खाकर सो जाओ आराम से, कल सुबह सब ठीक लगेगा। उसके बाद संतोष प्रीति के साथ किचन में जाकर खाना बना रहा था और तभी प्रीति की नज़र पड़ी कि नेहा फिर आसपास नहीं थी। तभी उसने संतोष से कहा, नेहा कहाँ चली गई? फिर संतोष ने कहा, बाहर बैठी होगी, अब वो नहीं डरती तुम्हारी तरह। प्रीति ने फिर कहा, नहीं, उसको भी बुलाओ, जाओ उसको भी लेकर आओ। संतोष को अब गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या करता। फिर उसने कहा, अच्छा अभी गया। इतना बोलकर संतोष आवाज़ लगाते हुए बाहर जाने लगा, पर उसे वहाँ नेहा कहीं नहीं दिख रही थी। तभी उसे ऐसा लग रहा है जैसे घर के पीछे गार्डन की तरफ से आवाज़ आ रही हो, और ऐसा लग रहा था वहाँ बच्चे खेल रहे हों। तभी प्रीति ने संतोष के पास आकर कहा, देखो मुझे भी ऐसी आवाज़ आ रही थी। नेहा फिर से चली गई ना उन लोगों के पास। उसके बाद प्रीति और संतोष भागते हुए घर के पीछे गार्डन में पहुंचे तो उन्होंने देखा नेहा तो वहां पर अकेली बैठी हुई थी। संतोष ने नेहा के पास जाकर उसको पकड़ा और कहा, बेटा क्या हुआ, यहाँ क्यों आई? नेहा ने फिर कहा, अरे कुछ नहीं पापा, मेरी नई फ्रेंड थी ना रश्मि और प्रिया, उनके साथ खेल रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो? नेहा ने फिर कहा, पापा अभी तो वो दोनों यहीं पर थे, पर जब आप लोग आते हो तो वो कहाँ चले जाते हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा है कि वो बस मुझसे ही बात करेंगे और बस मेरे ही दोस्त हैं। तभी यह देखकर प्रीति रोने लगी और संतोष पर चिल्लाने लगी, देखा मैं तुम्हें मना कर रही थी, इस घर में मत आओ, यह घर कुछ अजीब है। सही कह रहा था वो टैक्सी ड्राइवर, लेकिन तुमने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। संतोष ने प्रीति से कहा, प्रीति चलो खाना खाकर सब सो जाओ। तभी नेहा ने कहा, पापा मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगी, अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ खेलूंगी। फिर संतोष ने गुस्से में नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, नेहा चलो यहाँ से, अभी यहाँ कोई नहीं है, बाद में खेलना। इतना कहकर संतोष ने नेहा को घर के अंदर ले आया, पर नेहा बाहर जाने के लिए रो रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा अभी खाना खा के सो जाओ, कल सुबह अपनी फ्रेंड के साथ खेल लेना और हम लोग भी उनके साथ मिलवा देना, अभी सो जाओ। लेकिन नेहा लगातार रो रही थी और बस यही बोल रही थी, नहीं मुझे बाहर जाना है और अपनी फ्रेंड के साथ खेलना है, वो दोनों बहुत अच्छी है, मुझे बस उन दोनों के साथ ही खेलना है, मुझे जाने दो गार्डन में। नेहा को रोता हुआ देखकर प्रीति को भी अपने पति संतोष पर गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही बोलने लगी, जब मैं आपको कह रही थी कि यहाँ पर नहीं रहना है, यह घर ठीक नहीं है, तब तुम्हें मुझ पर कोई यकीन नहीं हो रहा था। अब देख लो नेहा की हालत, न जाने किसकी बात कर रही है या और न जाने किसके साथ खेल रही थी। उस समय भी जब तुम बाहर गए थे तब भी अचानक से यह ऊपर के फ्लोर पर चली गई और किसी के साथ हंस हंस के बातें भी कर रही थी। जब मैंने कहा तब भी तुम्हें मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं हुआ। संतोष प्रीति की सारी बातें सुनी और शांति से कहा, प्रीति चलो ठीक है, लेकिन आज तो अब रात हो गई है, अब तो सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे क्या करना है। उसके बाद वो तीनों खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। वैसे ही आज दिन भर भी थके हुए थे तो बिस्तर पर लेटते ही संतोष को नींद आ गई, लेकिन प्रीति इतने सारे हादसे देखने के बाद कहाँ सोने वाली थी। उसकी नींद तो वैसे ही उड़ गई थी। उसके मन में लगातार बस यही बातें गूंज रही थी कि कभी वो उस टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की बातें याद आ रही थी, तो कभी उसे नेहा का अचानक तीसरे फ्लोर पर चले जाना और कभी बच्चों की आवाज़ हंसते खेलते सुनाई देना। यही सब सोचते सोचते प्रीति बिस्तर पर लेटी हुई थी
और तभी शायद उसकी आंख भी लग गई। लेकिन थोड़ी देर में अचानक हुई एक आवाज़ से प्रीति की आंख फिर से तुरंत खुल गई और प्रीति ने जो देखा उसके बाद प्रीति के हलक से एक जोरदार डरावनी चीख निकली और चीखते ही प्रीति अपने बेड से सीधा नीचे ज़मीन पर गिरी और ज़मीन पर ही पड़े पड़े प्रीति अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रही थी कि एक सर कटी हुई औरत इसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उसके साथ दो छोटी छोटी लड़कियां भी थी और उनके भी सर कटे हुए थे। यह सब देखने के बाद तो मानो प्रीति की जान ही निकल गई हो और उसके चीखने की आवाज़ बड़ी तेज निकली थी और उसी आवाज़ से संतोष की आंख भी तुरंत खुल गई और उसने देखा कि प्रीति ज़मीन के नीचे पड़ी हुई रो रही है। संतोष ने तुरंत प्रीति को उठाया और उसको संभालते हुए पूछने लगा, क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो और नीचे कैसे गिरी? लेकिन प्रीति इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि और घबराई हुई थी कि प्रीति के हलक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। पर प्रीति डरते डरते दरवाजे की तरफ उंगली दिखा रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी, संतोष वो देखो, वो औरत खड़ी है। संतोष वो हमें मार देगी, वो हम सबको मार देगी, वो देखो। संतोष ने प्रीति को चिल्लाते हुए कहा, प्रीति कोई नहीं है, दरवाज़ा बंद है और लाइट भी तो जल रही है कमरे में, तो कोई भी नहीं है। तुम्हें कोई सपना देखा होगा प्रीति, तुम आज दिन भर ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रही हो, इसलिए तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन प्रीति लगातार बस यही बताने की कोशिश कर रही थी कि संतोष नहीं, वहाँ 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 देखो, वो है वहाँ। फिर संतोष ने प्रीति को बड़े प्यार से संभाला और कहा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और बताओ कहाँ है कोई? कोई तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रीति ने फिर से दरवाजे की तरफ डरते हुए देखा तो सच में वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन प्रीति बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो बस रो रही थी और यही कह रही थी कि नहीं संतोष, मैंने देखा है एक औरत जिसके दरवाजे की कुंडी के खटखटाने से मेरी आंखें खुली और मैंने देखा सरकटी औरत है और उसके साथ दो सरकटे बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। संतोष समझ चुका था कि आज दिन भर से इस बंगले के बारे में जो गलत गलत बातें प्रीति के दिमाग में बैठी हुई है उसका ही कोई असर हुआ है और उसने कोई डरावना भयानक सपना देखा है। उसके बाद संतोष ने प्रीति को अपने साथ ही सहलाते हुए सुलाया और फिर सुबह लगभग 5 बजे के करीब संतोष की आंख खुली तो संतोष ने देखा प्रीति और नेहा अभी भी सो रही थी। संतोष को पता था वैसे भी कल से उसकी वाइफ और उसकी बेटी थकी हुई थी और बहुत परेशान थी, इसलिए उसने उन्हें सोने ही देना ठीक समझा। पर संतोष को आज स्कूल पढ़ाने के लिए भी जाना था, इसलिए संतोष नहा धोकर फ्रेश हुआ और तैयार होकर उसने चाय बनाकर अपनी वाइफ को बेड पर ही लाकर दी और फिर तभी प्रीति की आंख भी खुली तो उसने देखा कि काफ़ी उजाला हो गया था। फिर संतोष ने कहा, आज मुझे स्कूल भी जाना है, अब तो उठ जाओ। लेकिन कल रात जो भी हुआ था वो प्रीति बिल्कुल भी भूल नहीं सकती थी, इसलिए प्रीति ने कहा, संतोष हम इस बार घर में अब और नहीं रहेंगे, हमको यह बंगला खाली करना होगा। तुम आज ही शहर में कहीं और घर देख लो, कोई बात नहीं, किराया थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन यह बंगला ठीक नहीं है। संतोष सच कहा था उस टैक्सी ड्राइवर ने, साबित बंगला है ये। सुबह सुबह संतोष ने अपनी वाइफ के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसको भी थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर उसने कहा, इस बंगले में तो कुछ भी नहीं है, यह बंगला बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें उस जो बेवकूफ़ ड्राइवर ने कल बताया ना, वही तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, उसी का असर है तुम पर, नहीं तो इस घर में और कुछ नहीं है। मैं भी तो हूँ, मुझे क्यों नहीं कुछ दिख रहा? अब तुम फालतू की बकवास छोड़ो और उठो, मैं जा रहा हूँ स्कूल। इतना बोलकर संतोष उस कमरे से बाहर निकल गया और अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। प्रीति भी अब अपने बिस्तर से उठ गई और तभी उसने नेहा को देखा तो प्रीति को ऐसा लगा कि नेहा की सांसें बहुत तेज चल रही है। उसके बाद प्रीति ने उसके चेहरे पर हाथ लगाया तो इस सर्दी के मौसम में भी नेहा का पूरा बदन गर्म था, मानो बुखार से उसका पूरा शरीर तप रहा हो। यह देखकर प्रीति घबरा गई और उसने संतोष को बाहर से तुरंत बुलाया। संतोष ने भी आकर देखा तो नेहा को बहुत तेज बुखार है। संतोष ने कहा,
तुम उसके पास ही रुकना, मैं अभी बाहर कहीं डॉक्टर हो तो उसे लेकर आता हूँ। बस इतना बोलकर संतोष बाहर सड़क पर गया और इधर उधर लोगों से पता करने के बाद पता चला डॉक्टर तो राजपुर में ही मिल जाएगा, पर संतोष के पास यहाँ अभी कोई बाइक वगैरह नहीं थी। तो संतोष रोडवेज विक्रम में ही बैठकर राजपुर चला गया। वो राजपुर में एक क्लिनिक पर गया तो पता चला डॉक्टर तो 9 बजे से पहले नहीं आते। संतोष काफ़ी देर तक यहाँ बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अभी तो 7 ही बज रहे थे। तभी उसने वहाँ पर लिखे नंबर पर फ़ोन करा और डॉक्टर को जल्दी आने को कह दिया। संतोष ने अपने बंगले का एड्रेस बता दिया और डॉक्टर ने कहा 20 से 25 मिनट में वो उसके घर पहुँच जाएंगे। उसके बाद संतोष फिर क्लिनिक से वापस विक्रम में बैठकर अपने बंगले पर आ गया। घर में पहुँचते ही उसने देखा कि उसकी वाइफ नेहा को पकड़कर रो रही थी और उसे सहलाने में लगी थी। संतोष ने जाते ही नेहा को गोद में उठा लिया, पर नेहा को तो मानो कोई होश ही नहीं था। वो बिल्कुल भी बेसुध थी और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसका बदन जलती हुई आग की तरह तप रहा था। उसके बाद संतोष ने प्रीति को बताया कि डॉक्टर थोड़ी देर में अभी यहाँ आएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर संतोष के बताए अनुसार उस एड्रेस पर अपनी नैनों से आ गए। संतोष बाहर ही डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए उसे डॉक्टर बाहर गेट पर ही मिले और वो उन्हें लेकर साथ में अंदर गया और उसने बताया कि उसकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर आश्चर्य की बात यह हुई कि नेहा जो अब तक बहुत गंभीर हालत में थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, पर डॉक्टर जैसे ही बेडरूम के अंदर पहुँचे वैसे ही नेहा को तुरंत होश आ गया और वो उठकर बैठ गई। डॉक्टर ने नेहा को देखा और उसके चेहरे पर हाथ लगाया और उसे थोड़ा चेक करा तो उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं था और नेहा बिल्कुल भी ठीक थी। उसको चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ है, इसको यह बिल्कुल नॉर्मल है। संतोष और प्रीति के तो मानो अब तो होश उड़ गए थे, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, और वे दोनों बहुत परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि नेहा की इतनी हालत ख़राब है, उसके बावजूद डॉक्टर के आते ही एकदम से कैसे ठीक हो सकती है बिना किसी दवाई या किसी मेडिसिन के। फिर डॉक्टर ने कहा आपको कोई वहम हुआ होगा, क्योंकि ठंडी भी ज़्यादा है आज, इस वजह से। बाकी नेहा की तो हालत बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा मैं चलता हूँ अब। लेकिन डॉक्टर जाते जाते थोड़ा रुके और उन्होंने संतोष से कहा भाई आपको इस घर के किराए पर लेने के लिए किसने कहा था? अब आपको इस कहानी के आगे का एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।